रहीम अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं इस मौके पर कोई बात करूं, क्योंकि हर वक्त लम्हात में हर लम्हे जो है सूरत हाल बदलती रहेगी, छापे पड़ते रहेंगे और वो उनका जुलूस आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा, एक अनसर्टेनिटी जो है वो मुल्क में रहेगी। ये इस वक्त अनसर्टेनिटी की ज़रूरत नहीं थी और जब इत्तेहादी जमातें बहुत सारी आ गई थीं तो इमरान खान को भी ये सोचना चाहिए था कि वो भी इस इत्तेहाद में किसी न किसी सूरत में शामिल हो जाते, अपोजिशन की शक्ल में ही शामिल हो जाते और मुल्क की तरक्की के लिए बात करते और उनको उन कामों से रोकते जो उनके ख्याल में गलत होते या मुल्क के लिए नुकसानदेह होते। लेकिन उनका ख्याल ये है कि अगर वो इक़्तिदार में रहेंगे तो बस मुल्क तरक्की करेगा, या वही वफ़ादार हैं या वही इस मुल्क के साथ जो है मोहब्बत रखते हैं। बाकी जो जितनी जमातें हैं मुल्क में, दीगर जमातें जितनी मुखालिफ जमातें हैं 20, 25, 30 जितनी भी हैं, जो अगर वो उनकी मुखालिफ हैं तो पाकिस्तान की मुखालिफ हैं। हालांकि सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। जो कुछ इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ किया है वो बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक है। लेकिन मैं यहाँ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कामरान खान की। कामरान खान यानी इससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बताइए कि दुनिया में पाकिस्तान का बहुत मजाक बन चुका है। जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होने लगती है तो फ़ौज इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज को ये एहसास हो गया है कि उसे एपॉलिटिकल होना है। यानी एपॉलिटिकल हो जाना, उन्होंने इसका इजहार किया, इसका इकरार किया, इसके बारे में वाज़ेह तौर पे कहा कि भाई हम इस मामले में बिल्कुल गैर जानिबदार होना, दूर हट के ये काम आपका है, आप करें और सियासत से दूर रहें और आइन के मातहत रहें, यानी आइन को मानें। तो अब इस जिम्मेदारी का उनको ये अदा करनी है कि भाई ये। लेकिन अब हम बहुत सारे इदारे जो हैं जो पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के इदारे ऐसे जो पाकिस्तान के उन मकामात पर मौजूद हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए, मसलन तजारत में, जैसे फैक्ट्रियों में, यानी वो फैक्ट्रियां जिनका ताल्लुक़ अस्करी मामलात से नहीं है, वो फैक्ट्रियां फ़ौज के पास नहीं होनी चाहिए। वो काम जो पुलिस का है वो फ़ौज के पास नहीं होना चाहिए, चाहे वो नीम फ़ौजी इदारे ही क्यों ना हों, चाहे वो रेंजर्स ही क्यों ना हों। अब होना ये चाहिए कि पुलिस को हमारी इतनी तरबियत याफ्ता हो जाना चाहिए कि वो सारे काम को संभाले। रेंजर्स को पुलिस का काम नहीं करना चाहिए, रेंजर्स को सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को रोका जा सकता है। अगर रेंजर्स मुस्तकिल तौर पर सरहदों पर रहेंगी तो मुल्क की हिफाजत होगी, अगर रेंजर्स मुस्तकिल तौर पर शहरों में रहेंगी तो मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकेगी। ये मेरा नुक्ता नज़र है, इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को उतना मजबूत होना चाहिए कि वो रेंजर्स की जगह ले सके और अमन व अमान को कायम करने के लिए पुलिस को मजबूत होना ज़रूरी है। चाहे वो कराची हो, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, नीम फ़ौजी दस्तों को सरहदों पर होना चाहिए और उनको किसी मदद के लिए, शहरी मदद के लिए नहीं आना चाहिए। पुलिस के महकमे को मजबूत बनाना चाहिए, उसके अंदर भर्तियां बढ़ानी चाहिए, उसको ज़्यादा वसी करना चाहिए और पुलिस की तकसीम करनी चाहिए मुख्तलिफ सतहों पर। यह बात तो खैर अब आ गई उसके बाद, लेकिन असल मसला मेरा था कामरान खान का। जी, कामरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को दावत दी है कि वो मार्शल लॉ लगा दें और मुझे कामरान खान, मुझे अफसोस है कि कामरान खान एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कमर जावेद बाजवा को एक सियासतदान बन रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये मार्शल लॉ लगाने के लिए ललकार रहे हैं कमर जावेद बाजवा को? आप वही काम कर रहे हैं जो 1977 में एयर मार्शल असगर खान जैसे गद्दार आदमी ने किया था। उस शख्स ने फ़ौज को ख़त लिखा, मार्शल लॉ लगवाया। उस शख्स ने कहा था कि मैं भुट्टो को कोहाला के पुल पे लटकाऊंगा। भुट्टो को कोहाला के पुल पे तो नहीं, रावलपिंडी की जेल में फांसी दे दी गई। तो असगर खान से ये बात सवाल मैंने किया था
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा नहीं हम सियासी तौर पर तो ऐसे नारे लगाते हैं, ऐसे मुतालबात करते हैं। लेकिन मैंने कहा लेकिन हकीकत तो ये हुई कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई, आपका मुतालबा पूरा हो गया, आपने क्या किया मुल्क में, सियासत में आपने क्या किया? तो ख़त लिखा था। अब यही माशाल्लाह लगेगा अगर खुदा न खास्ता तो कामरान खान क्या करेंगे? सहाफ़त का गला घोंटा जाता है सबसे पहले, और सहाफ़ियों का। लेकिन इनको तो क्या फिक्र है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अजीब। अच्छा सर, हारून रशीद साहब भी जो हैं वही बकवास कर रहे हैं, उनका भी एक ट्वीट आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक तरफ मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद में, कभी ऐसी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनी है मुल्क में जो इस वक्त है। मेरा ये ख्याल है कि इस इत्तेहादी हुकूमत में तमाम सियासी जमातों को किसी न किसी शक्ल में शामिल होना चाहिए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब जो लोग देख रहे हैं तो उनको नहीं देखना चाहिए। कौमी हुकूमत होनी चाहिए, और इस किस्म की कौमी हुकूमत बनती है जो ज़रूरत है मुल्क की। एक मुल्क का बयानिया बनेगा, कश्मीर पर हमारा क्या मौक़िफ़ हो, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ होगा, तमाम सियासी जमातों का एक मुत्तहिद मौक़िफ़ होगा। एटमी प्रोग्राम पर तमाम सियासी जमातों का एक मुत्तहिद मौक़िफ़ होगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ कामरान खान जैसे सहाफ़ी रहे और उन्होंने ये हमें बार बार दावत देते रहे कि माशाल्लाह आओ लगाओ माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह पसंद लोग जो है ना हमारे लिए होते कि, और इस वक्त जो है मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद सियासी जमातें एक तरफ हैं, दूसरी जानिब शख्सियत पर मबनी जमातें हैं। इमरान खान, शेख रशीद, परवेज़ इलाही, ये सारी जमातें इन हजरात की ज़िंदगियों तक हैं। इनकी ज़िंदगी कभी जो ज़ाहिर है ख़त्म भी होनी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे तो ये जमातें बढ़ जाएं। लेकिन ये सिर्फ़ इनकी ज़िंदगियों तक हैं, इनकी पार्टियों तक हैं। यानी जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की जमात जो थी PDP, वो मादूम हो गई, ख़त्म हो गई, उनकी ज़ात तक थी। हालांकि वो एक बहुत बड़े जमहूरियत पसंद आदमी थे, लेकिन सिर्फ उनकी जमात उनकी ज़ात तक रही तो ख़त्म हो गई। अब जो ये जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग या फजलुर रहमान, ये अपनी सियासी विरासत लेके चल रही हैं। अब है मजबूरी है, इस मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में भी विरासती सियासी जमातें हैं। मुझे सवाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ुबान पर सवाल आ जाता है। कामरान खान बताएंगे कि क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि जब अल्ताफ़ हुसैन सबसे भत्ता वसूल करते थे तो कामरान खान उनसे भत्ता लेते थे, और उन्हें एक एयर कंडीशन 4 व्हीलर भी अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से तोहफे में मिली थी, तोहफे में या भत्ते में? क्या कामरान खान अपनी मतलब ये सवाल है, मुझे नहीं पता, हो सकता है गलत हो, बिल्कुल मैं इस बारे में इल्म नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। ये इन पर इल्ज़ामात हैं और ये गर्दिश रहती है कि सहाफ़ियों में। क्या कामरान खान अपनी आमदनी और अपने असासों का मवाजना पेश कर सकते हैं? यानी जो सहाफ़ी हैं बेचारे, वो लगे बंधे रहते हैं, उनकी लगी बंधी आमदनी है। बाज़ सहाफ़ी तो इतनी कलील मशाहरे पर काम कर रहे हैं, कलील तनख्वाह पे काम कर रहे हैं कि बताना शर्मिंदगी है। एक मज़दूर से भी कम तनख्वाह है सहाफ़ी की, बाज़ चैनल्स में, बाज़ अखबारात में, बाज़ जगहों पर बहुत कम है, और बड़े बड़े, मामूली नहीं। मुझे शिकवा है उन लोगों से जो फवाद चौधरी की उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, शरीक थे, जो बतौर वज़ीर इत्तलात उसने की थी, और उसमें उसने कहा था कि तमाम अखबारात और TV चैनल्स 10 साल में ख़त्म हो जाएंगे। यानी वो कह ये रहा था कि हम ख़त्म कर देंगे, और अमलन उसने कर दिया, यही किया। और तमाम अखबारात और मजलिस में किसी शख्स ने भी उनका मुंह नहीं बंद किया, कहा कि हम आपको ख़त्म कर देंगे। ये फौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ हो जाता और फ़ौरन रद्द-ए-अमल होता तो इमरान खान की हिम्मत पड़ती मीडिया को गला घोटने की। उन्होंने जी भर के इस पूरे 4 साल के दौर में मीडिया का गला घोटा है, आज़ादी सहाफ़त का गला घोटा है। तो उस मजलिस में किसी एक शख्स की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो उसको जवाब देता, और ये हुआ कि उसने अखबारात और TV चैनल्स के दिए जाने वाले इश्तहारात बंद कर दिए, उनके अदायगी बंद कर दी, जो वाजिबुल अदा थी वो बंद कर दी। उसका नतीजा क्या निकला हुआ? मीडिया इंडस्ट्री पर ज़वाल आया,
सहाफ़ियों ने ख़ुदकशियाँ की, बहुत से सहाफ़ी बेचारे खौफ गम से, दहशत से और तकलीफ़ से, सदमे से मर गए, ज़िंदगी से चले गए। और पहले ये जो चीज़ थी, और सोशल मीडिया पर जो है वो पीटीआई की जालसाजी का आगाज़ हुआ, यानी सहाफ़त की जो बज़वाल आया और सोशल मीडिया पर जो है वो पीटीआई की जो है वो ब्लैकमेलिंग का आगाज़ हुआ। और अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो ज़िम्मेदार ख़बरें पेश करती, एक कोई ख़बर आती थी उसकी ज़िम्मेदारी लेते थे, गलत है तो माजरत करते थे, एतज़ार छपता था, टीवी चैनल पे आके कहा जाता था ये हमसे गलत खबर नशर हुई, माजरत की जाती थी, माफ़ी मांगी जाती थी। लेकिन अब तो जो चाहे जिसको चाहे, और ये किसका शाखसाना है? ये सिर्फ पीटीआई का शाखसाना है, सिर्फ फवाद चौधरी जैसे लोगों का शाखसाना है। ये गैर जिम्मेदाराना, और इसी गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त का नमूना कामरान खान भी है। बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद बातें करते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने पर तुले रहते हैं, और बिल्कुल उनके आदाद शुमार बेसलेस होते हैं, किसी बुनियाद पर नहीं होते, अपनी ही मंतक बघाड़ते रहते हैं। आप किसी और इकोनॉमिक्स वाले से पूछ लीजिए, वो दूसरी बातें करेगा, वो किसी और कोई और बात कहेगा, ये इनकी का रुख कहीं और होगा। तो अब वो माशाल्लाह लगाने को ले, क्योंकि इनकी दाल उसी में गलेगी, इनका झूठ अब खुल रहा है, सब चीज़ें खुल रही हैं। तो गैर यानी अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने लिखे और अपने कहे के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की बुनियाद पीटीआई के इस आइंस्टाइन ने डाली, जिसको वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी दी गई, तो उसने मजहबी मामलात में दखल अंदाजी मसखरापन शुरू कर दिया साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे संजीदा मजमून के साथ। तो इसको कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ। आइन का क्या मुकदमा मिला? वज़ीर कानून बने तो कानून की धज्जियाँ, कानून को फाड़ के फेंक दिया, आइन को। ये जो कासिम सूरी की रूलिंग जो लिख के दी थी, सारा ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा था, इसने लिखा था एक मफरूज़े पर, वो अदम एतमाद की तहरीक को गैर आनी तरीक़े और गैर कानूनी तौर पर उसने मुस्तरद किया कि उसका कभी अख्तियार नहीं था उस शख्स को। तो ये बात मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान की 4.5 साला हुकूमत एक पोशीदा मार्शल्ला थी, जिसमें आइन कानून का मजाक उड़ाया गया, उसको फाड़ के फेंका गया, उसमें कश्मीर का सौदा किया गया। यही काम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था, आइन के साथ आइन में तरामीम करने का हक़ उसको ले लिया था। यानी आप ये सोचें कि अदलिया का जो किरदार है वो बहुत ही अफसोसनाक रहा है हमारे यहाँ। यानी ये आइन के अंदर तरमीम करने का इख्तियार अदलिया को भी नहीं है, और अदलिया किसी को ये हुक्म भी नहीं दे सकती कि वो आइन बनाओ, कानून बनाओ। ये दोनों काम हुए हैं इस परवेज़ मुशर्रफ के माशाल्लाह में भी और इमरान खान के माशाल्लाह में भी, कि साकिब निसार ने सीडीए को हुक्म दिया कि कानून बनाओ। एक शख्स कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको जायज़ करने के लिए सीडीए को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्म देता है कि उसके बरक्स कानून बनाओ, ताकि हम इसे कानूनी करार दे सकें, किसी के जुर्म को पर्दा डालने के लिए। वो जुर्म किया उसने, और उसके जुर्म पर साकिब निसार ने पर्दा डाला। तो ये बहरहाल ये सारी बातें हम किस तरह से कहेंगे, और हमारे पास इस किस्म के सहाफ़ी कामरान खान, हारून रशीद जैसे सहाफ़ी हों, और तो फिर हम क्या कहें वल्लाह। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं मार्शल्ला का क्या होता रहा है। पहले अय्यूबी मार्शल्ला में पाकिस्तान के दरिया, मार्शल्ला लगवाना चाहते हैं ना, पहले अय्यूबी मार्शल्ला में पाकिस्तान के 3 दरिया भारत के हवाले कर दिए गए, पाकिस्तान के ज़रखेज़ इलाके बंजर हो गए। यहिया खान के मार्शल्ला में मशरक़ी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, फ़ौज को बदनाम किया गया, वहाँ पर इंतज़ाम ही नहीं था मुकाबला करने का। और बांग्लादेश बना, जिसके ज़िम्मेदार कौन थे? हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक यहिया खान और जनरल ग़ुलाम उमर, जिसने यहिया खान को मशवरा दिया कि कौमी असम्बली का इजलास ढाका में मत बुलाना, इजलास मत बुलाना, मना कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर फसादात फूट पड़े, और फिर
मशरक़ी पाकिस्तान में जो खुरेदी हुई वो बात कहने की है, देखने की, सबके सामने है। और जनरल ज़ियाउल हक़ के जनरल ग़ुलाम और उमर और यह्या खान के दीगर साथी थे। बहरहाल वो सारा हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट मौजूद है और जनरल ग़ुलाम उमर के साथी थे। जनरल ग़ुलाम उमर का बेटा असद उमर और ज़ुबैर उमर मौजूद हैं। देख लीजिए, ये लोग मतलब जिनको अपना मुंह छुपा के फिरना चाहिए वो सामने सियासत में आ जाते हैं। कोई शर्म है इनके बात में कि इनके बाप ने जो कुछ किया इनको अपना मुंह छुपाना चाहिए। ये लोग ढिठाई के साथ हमारे सामने खड़े होते हैं और बकवास करते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में अवामी लीडर भुट्टो साहब को फांसी दी गई। अदलिया अब उस पर शर्मिंदा है। या तो अपने फैसले को तस्लीम करो, पीएलडी में शामिल ही नहीं किया उसको, या तस्लीम करो या फिर कहो। अच्छा, एक और दिलचस्प बात का मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की का कानून बना तो उस कानून पर सिर्फ एक आदमी ने दस्तखत नहीं किए थे, वो अहमद रज़ा कसूरी थे। सोच लीजिए। बहरहाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में भुट्टो को फांसी दी गई, सियाचिन हाथ से गया। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के एटमी दबदबे का दबदबा ख़त्म हो गया। इन्होंने जंग कर दी, कारगिल की जंग लड़ी और उसके बाद पाकिस्तान का एटमी दबदबा ख़त्म करवाया। कश्मीर पर सौदा शुरू हुआ, पाकिस्तान के हसास इलाके CIA के हवाले किए गए और अमेरिका की जंग में कूद पड़े और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम कर दिया। अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी के लिए अमेरिका को रास्ता दिया और कश्मीर पर परवेज़ मुशर्रफ भारत से सौदेबाजी करना चाहते थे, नहीं हो पाई। पता नहीं किस वजह से नहीं हो पाई, बहुत दबाव था, कुछ भी था। बहरहाल, और इमरान खान के पोशीदा अस्करी मार्शल लॉ के दौर में कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत के हवाले कर दिया गया। वो जो काम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अधूरा रह गया था वो काम इमरान खान के दौर में मुकम्मल किया गया। और इसीलिए इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे या शाहराह कश्मीर का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। कश्मीर एक बड़ा खित्ता है, श्रीनगर एक छोटा सा शहर है। ये कोई मंतक समझ में नहीं आई। वह मेरा मुतालबा फिर ये है कि हुकूमत से कि इसका नाम, पुराना नाम शाहराह कश्मीर बहाल किया जाए ताकि हमें कश्मीर के साथ जो हमारा रिश्ता है, रास्ता है, वो बहाल रहे। इमरान खान ने हमारा कश्मीर के साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि इमरान खान कश्मीर का सौदा कर चुका है। इमरान खान, मैं कहता हूँ, वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये हमें किसी ग़ुलामी से नहीं निजात दिलाना चाहता, बल्कि इमरान खान मोसाद, MI6 और CIA का ग़ुलाम है, उनका एजेंट है। मुझे हैरत है, इसकी वजह ये बता रहा हूँ कि मुझे हैरत है कि इमरान खान के बयानात पर अमेरिका ने अब तक उस रद्द अमल का इजहार नहीं किया जिस रद्द अमल का इजहार वो सैयद मुनव्वर हसन के अमेरिका मुखालिफ बयानात पर किया करता था। क्योंकि सैयद मुनव्वर हसन ने गो अमेरिका गो की तहरीक चलाई थी और वो जानता था कि सैयद मुनव्वर हसन के गो अमेरिका गो के नारे में सच्चाई ही थी और सच ही ख़तरनाक होता है। और इमरान खान का ग़ुलामी से आज़ादी के इस नारे के पीछे अमेरिका और यहूद की मुस्तकिल ग़ुलामी का एजेंडा है, मंसूबा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।